नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमने सिख धर्म के बारे में चर्चा किया, यानी जिसमें हमने बताया था आपको कि हम सिख धर्म को या सिख समुदाय को दो वीडियोस में पढ़ेंगे। एक तो इनका जो था धार्मिक जीवन और दूसरा जो था इनका राजनीतिक जीवन। तो धार्मिक जीवन को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद राजनीतिक जीवन हमारा समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन से जाकर वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से सिखों में राजनीतिक जीवन उत्पन्न हुआ। उसका रीज़न ये था कि आप लोगों ने देखा सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया, जिसमें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह होते हैं। और वो क्या करते हैं, गुरुओं की प्रथा को समाप्त कर देते हैं। सिखों द्वारा अपनाए गए पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ के द्वारा ही उसे गुरु मान लिया जाता है और उसके सिद्धांतों पर ही आगे का जीवन शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सिखों का मतभेद हमेशा मराठों से रहा, और मराठों के होने के साथ साथ आगे चलकर फिर अंग्रेजों से हुआ, क्योंकि अंग्रेजों का मेन उद्देश्य था भारत की सत्ता को हासिल करना, और उसके लिए वो समय समय पे क्या करते रहे, राजनीतिक संधि या रणनीति संधि या उन पर अधिकार करना। तो इस तरीके से क्या होता है कि आगे चलकर सिखों का जो युद्ध होता है अंग्रेजों से, वो युद्ध ही हमारा क्या कहलाता है, आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न हमारे पेपर में पूछा जाता है, जब भी क्वेश्चन मैच करने के लिए आता है या इस तरीके के कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे आंग्ल सिख में युद्ध और आपका मैसूर सिख संघर्ष है, या इस तरीके से युद्धों का क्रम मिलता है, तो ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट बनती है। तो दोस्तों, आज चर्चा करते हैं राजनीतिक जीवन में किस तरीके सिखों का विस्तार रहा। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं बंदा बहादुर के बारे में। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि आगे के गुरुओं का जो सिलसिला था उन्होंने रोक दिया था उन्होंने, क्योंकि ये राजनीतिक या पैतृक हो चुका था कि यानी वंश एक दूसरे को गुरु सत्ता हासिल करते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने इसको मना किया, क्योंकि जिस तरीके से मुगलों में उन्होंने देखा कि सत्ता पाने के लिए एक दूसरे का वध करना, भाई भाई से लड़ना या पिता का वध कर देना, तो इस तरीके से वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके के धर्म में अहिंसा बने। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया, सिख धर्म को बचाने के लिए या उसको संरक्षण देने के लिए बंदा गुरु ने क्या किया, पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना चाहा था, जिसने अपनी राजधानी लोहगढ़ को बनाया था। तो यहाँ पे याद रखना होगा दोस्तों कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख धर्म में यानी पंजाब को सिख धर्म का संरक्षण देने के लिए इन्होंने क्या किया, बंदा बहादुर जो उनके शिष्य थे, इन्होंने अपनी राजधानी बनी लोहगढ़ को बनाई राजधानी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिख के लिए काम करना शुरू किया, यानी आगे सिख समुदाय को बांधकर ले चलना शुरू किया। अब दोस्तों हम बात करें तो इनका जन्म के बारे में 1670 में रजौली गांव में इनका जन्म हुआ था, जिनका मूल नाम जो था लक्ष्मण दास था। मुगल बादशाह फर्रुखियर के आदेश पर 1716 में हत्या करा दी जाती है। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, लगातार सिख के और मुगलों के बीच में संबंध खराब रहे। जैसे आप सबने देखा था, औरंगजेब ने गुरु की फांसी दे दी थी, और भी सारी चीज़ों को इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं सिखों और मुगलों के बीच में मतभेद बना रहा। और जब उत्तर मुगल काल शुरू किया था मैंने, वहां पे आपको मुगल बादशाह फर्रुखियर के बारे में बताया है। तो जब मुगल बादशाह उत्तर मुगल काल में फर्रुखियर बनता है, तो इनके बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए, क्योंकि उस समय तक क्या हो गया था, सिखों में सैन्य बल भी स्थापित कर दिया गया था, यानी अपनी सुरक्षा के लिए ये लड़ना भी सीख गए थे, और ये मुगलों को पसंद नहीं था। तो इस तरीके से इसने क्या किया, मुगल बादशाह फर्रुखियर ने क्या किया, बंदा बहादुर की हत्या करा देता है। और जैसे बंदा बहादुर की हत्या करा देता है, सिख कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी सिखों के समुदाय में छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं अलग अलग कई बट जाते हैं भागों में। तो इसके बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। फिर इसके बाद क्या होता है, आगे चलकर आप सभी को मैंने चर्चा किया था पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में, जिसमें मराठों और अफगानों के बीच में युद्ध होता है। और उस दौरान क्या होता है, अफगान पराजित होते हैं
और उसी बीच का समय मिल जाता है सिखों को उभरने का। और उसके बाद क्या होता है, तो उसमें एक व्यक्ति राणा रणजीत सिंह जो पंजाब में अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं और काफी समय तक पंजाब को संरक्षण देते हैं। तो राणा रणजीत सिंह से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि राणा रणजीत सिंह के समय में ही हमारे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होते हैं और उनसे संबंधित कुछ घटनाएं हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले दोस्तों हम बात करें तो इनका जन्म 1780 को गुजरावां में हुआ था। उनके पिता का नाम महासिंह और सुकेर चकिया मिसल के थे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उस समय क्या था, जैसे ही आपका बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद छोटे छोटे कई शासक बनते हैं, लेकिन उन सब में बात करें हम तो एक प्रभुत्व शासक जो तैयार होता है वो आपका उभर के आता है सुकेर चकिया। यानी इस तरीके से ये माना जाता है जो इनके पिताजी थे वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे और इनके शासन करने की जो पद्धति थी वो सभी सिखों को पसंद थी, और उसी पद्धति को लेकर आगे राणा रणजीत सिंह कुशल शासक बनते हैं और ये अपनी राजधानी लाहौर को बनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब हमारा हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा, चर्चा में रहा। उसका मात्र एक अगर हम बात करें सबसे बड़ा उसकी प्रसिद्धि तो अमृतसर का मंदिर, यानी जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है या अमृतसर का मंदिर कहाँ पे है, तो पंजाब में। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ स्वर्ण मंदिर के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो भी अंग्रेज शासक थे वो क्या चाहते थे, सिखों को कमजोर करना चाहते थे और उस पर संधि करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आपने पिछले वीडियोस में देखा है लगातार मराठों से संघर्ष किया, फिर इसके बाद आगे चलकर सिखों से संघर्ष किया, फिर कई जनजातियों से संघर्ष किया। यानी एक प्रकार से अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से भारत पर अब अंग्रेज अपना अधिकार चाहते थे, चाहे वो संधि के माध्यम से चाहे सत्ता के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्या दोस्तों, ब्रिटिश शक्ति तथा विरोधी सिख राज्यों के भय से लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मैडकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, कई बार प्रश्न पूछा गया है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देखा होगा रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में, या फिर कोई भी इस तरीके के वनडे कंपटीशन में अक्सर पूछ लेता है अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो ये डेट याद रखना आपको, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी। तो अंग्रेजों की तरफ से हम बात करें तो चार्ल्स मैडकॉफ, और इधर बात करें पंजाब की तरफ से तो राजा रणजीत सिंह के मध्य। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इनकी मृत्यु 1839 में हो गई थी। इसके बाद इनका बेटा काफी छोटा था, तो महारानी छिद्दन के संरक्षण में वो शासन सत्ता संभालता है। यही पॉइंट, इनका पुत्र दिलीप सिंह माता छिद्दन के संरक्षण में शासक बना, जिसे अनेकों बार अंग्रेजों का सामना करना पड़ा। जैसे ही महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, इसके बाद अंग्रेजों को भनक लगती है कि सिख समुदाय क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, और वो लगातार क्या करते हैं, उस पर अधिकार करना चाहते हैं, और जिसका कारण क्या बनता है, आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत होती है, जो 1848 से लेकर 46 तक यानी 1 साल तक चलता है। तो ये डेट याद रखना है आपको, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 46 तक रहा। इसके दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, संधि, एक लाहौर की संधि और दूसरी हम बात करें भैरोवाल की संधि। कभी कभी प्रश्न यहां से भी बनता है। तो देखते हैं दोस्तों, आंग्ल से यहाँ तात्पर्य अंग्रेजों से है और सिख ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं। तो हुगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुदकी नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना ने लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया। तो देखिए ये केवल इंफॉर्मेशन रखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके इतने डीप नहीं बनेंगे, केवल इतना ही पूछा जाता है
कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो वो समय दिया होगा, आपको वहाँ टिक करना होगा। या अगर मान लीजिए कभी कभी क्रॉस क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे इस समय जो पेपर का पैटर्न बन रहा है ज़्यादातर क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। उसका रीज़न होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन के जो कंडीशंस होती हैं वो एक ही में 3-4 छिप जाती हैं। सिंगल क्वेश्चन वन लाइनर होता है, जब आपका मैचिंग क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको ध्यान देंगे आप सभी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सिख पराजित होते हैं, और आप सभी को पता है कि पराजित होने के बाद या तो वो संधि होती है या तो उस पर अधिकार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे संधि के द्वारा क्या होता है, ये युद्ध समाप्त होता है। तो बात करें तो सिखों द्वारा 2 संधि की जाती है। वो संधि के बारे में अगर हम बात करें तो पहली संधि आपकी है लाहौर की संधि, जो 8 मार्च 1846 को होती है, और दूसरी है भैरोवाल की संधि, जो आपकी 22 दिसंबर 1846 को होती है। इसमें होता क्या है, इसको देखिए संधि के अनुसार क्या होता है, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी दिलीप सिंह जो थे वो काफ़ी छोटे थे, और माता सिद्धन जो थी छिद्दन, यही क्या कर रही थी, शासन की सत्ता को संभाल रही थी। तो अंग्रेजों का मेन उद्देश्य ये था कि अगर इनको अलग कर दिया जाए तो पूरी तरीके से क्या होगा, दिलीप सिंह पर हम अधिकार कर लेंगे और जो कहेंगे वही करेंगे नेतृत्व। और यही करते हैं अंग्रेज, क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी ने अंग्रेजों के बारे में सुना होगा कि उनकी मेन पद्धति या उनका एक सिस्टम ही था, किसी भी तरीके से फूट डालो शासन करो, या फिर उनको विलय करो, इस तरीके की हड़प नीति, इस तरीके का उनका था सिस्टम, जिसके बारे में हम अभी आगे चर्चा भी करेंगे। जब अंग्रेजों का आपका कार्यकाल देखा जाएगा तो उसमें उन शासकों की नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है इस संधि में, पहला शर्त तो ये होती है महारानी छिद्दन को राजा दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया जाता है। यानी आप सबने देखा कि अब अंग्रेजों ने क्या किया, आपस में सिख को कमजोर बनाने की पद्धति शुरू कर दी, और ये उस दिन का तलाश कर रहे थे कि कैसे ये सिख समुदाय कमजोर पड़े और पूरी तरीके इसको हम उखाड़ फेंके या इसको समाप्त कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है, ये ध्यान देना होगा आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर कौन रहे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। जब हम भारत के वायसराय और गवर्नर के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पे इनके महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है लॉर्ड हार्डिंग का प्रमुख कार्य क्या था, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है प्रथम आंग्ल सिख समुदाय जब युद्ध हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था। जो अंग्रेजों की सेना की तरफ से अगर हम बात करें तो हुगफ, इसने जो क्या किया था, नेतृत्व किया था। नेक्स्ट दोस्तों होता क्या है, अब देखिए अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, जब वो हारते थे तो अधीनता स्वीकार कर लेते थे, और फिर इसके बाद जाकर वो बातों को क्या करते थे, मानते नहीं थे, और उस पर फिर क्या करते थे, वो कूटनीति अपनाना शुरू कर देते थे। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल भाषा में एक बार में समझते हैं, जो इन्होंने पेंशन देने के लिए कहा था उस पेंशन को सही से ना देना, उसको बहुत कम कर देना, बहुत सारी समस्याएं होने लगी थी, जिसके कारण क्या होता आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत होती है। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध के बारे में हम बात करें, सिख युद्ध के बारे में, तो 1848 से 49 तक चला। तो जस्ट हम बात करेंगे तो 1 साल तक का इसका भी रहा। अब कारण क्या था, केवल वही पेंशन कम कर देना या सही से ना देना। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था, और आप सभी ने डलहौजी बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी आगे टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, उसमें डलहौजी के बारे में चर्चा करेंगे। डलहौजी का मेन सबसे बड़ी कूटनीति थी इसकी हड़प नीति, यानी किसी भी तरीके से ये क्या करता था कि कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई कमजोर पड़ता था उस पर आधिपत्य जमाना इसका मेन उद्देश्य था। तो डलहौजी के बारे में हम अभी डिस्क्राइब करेंगे आगे चल के, क्योंकि हर एक वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो ये याद रखना आपको, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने क्या किया, यह युद्ध अंग्रेज कमांडर गफ और सिख नेता शेर सिंह के मध्य लड़ा जाता है। सिख बुरी तरह पराजित होते हैं
और फिर से कंडीशन वही। अब इन्होंने क्या किया, दिलीप सिंह के साथ वही चीज अपनाया जो इसके माता के साथ अपनाया। इन्होंने क्या किया, दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है। यानी पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो इस युद्ध के बाद सिख कमजोर पड़ जाता है और सिख आपका समाप्त हो जाता है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से बनते हैं, इसको देख लेते हैं। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा, जिसके बारे में हम मुगल काल से चर्चा कर आ रहे हैं, आपको मैंने इसके बारे में बताया था। मुगल काल में तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा का जिक्र मैंने किया था। यानी देख रहे हैं आप, कोहिनूर हीरा अब तक घूम फिर के चल रहा है, यानी एक लंबे समय तक ये भारत में आता जाता रहा। तो दोस्तों यहाँ से अब कोहिनूर हीरा की कहानी खत्म होती है। वो कैसे, समझिएगा। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। और आज आप सभी को पता है कि वो क्राउन में उनके लगा हुआ है, या जो वहाँ पे देखता है वहाँ का शासक होता है उसके मुकुट में विद्यमान है। यानी यहाँ से कोहिनूर हीरा की भूमिका समाप्त होती है। अब इसको चर्चा करते हैं कि आखिर में वो कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह लूट के ले जाता है, वो फिर से कैसे आ जाता है सिखों के पास में। तो दोस्तों हम चर्चा करें तो राणा रणजीत सिंह जब शासक बनते हैं उस समय क्या होता है, एक अफगान शासक जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, शाह शुजा, इनके संरक्षण में आता है। और राणा रणजीत सिंह क्या करते हैं, इसको संरक्षण देते हैं। उसके संबंध में ये क्या करता है, राणा रणजीत सिंह को वो कोहिनूर हीरा दे देता है। और फिर इसके बाद वही हीरा क्या करते हैं, अंग्रेज उठा के महारानी विक्टोरिया को भेज देते हैं। इसका मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। नादिर शाह लाल किले के द्वारा लूट कर ले जाता है और वो हीरा किसको मिल जाता है, अफगान शासक शाह शुजा को मिल जाता है। फिर शाह शुजा से किसको मिल जाता है, राणा रणजीत सिंह को। और राणा रणजीत सिंह किसको मिल जाता है, अंग्रेजों को। और अंग्रेजों से किसको भेज दिया जाता, महारानी विक्टोरिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की राजनीतिक जीवन सिखों का आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।